अब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290, इसको मामलुक सुल्तान भी कहते हैं ना। तो 1206 से 1290। अब देखते हैं सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210, वो मोहम्मद गौरी का ना स्लेव था, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है। तो उसने जो उसने लिंक काट दिए गाजी एम्पायर के साथ ना। हुआ क्या था कि जब अपना मोहम्मद गौरी की डेथ हुई ना, तो याल्दूस गौरी का ही अनदर स्लेव वो सक्सीड कर रहा गाजी के एम्पायर पे। ठीक है। और वो क्लेम कर रहा था दिल्ली के ऊपर, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे सारे अपने लिंक काट दिए। ये लिंक काटने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो सेंट्रल एशिया में डिस्टर्बेंसेस चल रही थी ना, उसका इम्पैक्ट दिल्ली तक नहीं आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसने कंस्ट्रक्ट करी क्वात अल मॉस्क, ठीक है, दिल्ली के अंदर, और अराई दीन का झोपड़ा अजमेर के अंदर, और स्टार्ट करी कुतुब मीनार बनाने का काम। जो डेडिकेट करा था उसने एक सूफी सेंट था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसको कुतुबुद्दीन ने ये करी, कुतुब मीनार बना रहा था उसके लिए। अब सेकेंड वन इज इल्तुतमिश 1210 से 1236। ठीक है। वो क्या था, दामाद था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक का ना, सन इन लॉ था। और ये रियल कंसोलिडेटर था नॉर्थ इंडिया में ना। इसको शमशुद्दीन इलियास भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। जो अली मर्दा खान था ना, बंगाल और बिहार के इलाके में, और कुबच्चा अली मर्दा खान और कुबच्चा मुल्तान और लाहौर पार्ट राजस्थान के इलाके में, और राजपूत, ये सब क्या अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे थे कुतुबुद्दीन की जैसे ही डेथ हुई ना। तो कलिंजर, ग्वालियर, ईस्टर्न राजस्थान, जिसमें अजमेर बयाना वाले इलाके आ जाते हैं, उन्होंने जो तुर्किश योक थी उसको उठा के फेंक दिया। अब जो एक्सटर्नल थ्रेट था वो भी थे ही। एक्सटर्नल थ्रेट क्या थे कि जो ख्वारिज़मी एम्पायर था ना, एक्सटेंडेड अप टू इंडस एंड मोस्ट पावरफुल इन सेंट्रल एशिया। बट 2000 तो ख्वारिज़मी एम्पायर से इंडिया को एक वो तो था, ठीक है, रिस्क तो था। तो पर 1218 में मंगोल्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो अपना इल्तुतमिश की मंगोल पॉलिसी थी ना, उसने इंडिया को बचा लिया अगेंस्ट अटैक ऑफ चंगेज़ खान। उसने और क्या किया, कुबच्चा से डील करने के लिए ही आउस्टेड कुबच्चा फ्रॉम द मुल्तान एंड उच के इलाके से, और इंडस तक अपना एम्पायर पूरा फैला दिया। ठीक है, अपना इल्तुतमिश ने। और उसने जो मार दिया सुल्तान गियासुद्दीन को ना, जिसको इवाज भी कहते थे। तो ये क्या है, अपना बिहार और बंगाल के इलाके में अब सुल्तान गियासुद्दीन आ गया था। इसने ओवरथ्रो कर दिया था अली मर्दा खान को, और अब वहाँ का सुल्तान बना बैठा था सुल्तान गियासुद्दीन, जिसे इवाज भी कहते थे। तो इसको भी मार के जो थी इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार का इलाका भी दोबारा से अपनी सुजरानिटी में ला दिया, और एक्सपेडिशन भेजे ग्वालियर, बयाना, नगौर जलौर, ग्वालियर, बयाना, रणथंभौर, यहाँ पे एक्सपेडिशन भेजते राजपुतानास में। उसको कुछ कुछ रिवर्सेस फेस करने को मिले मेवाड़ और गुजरात में। ठीक है। और और उसने अपनी कैपिटल क्या करी, लाहौर से ना दिल्ली शिफ्ट कर ली, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर कर सके। और उसने क़ुव्वत अल इस्लाम मॉस्क को कंप्लीट करा, कुतुब मीनार को कंप्लीट करा। उसने फ्यूडलिस्टिक सिस्टम स्टार्ट करा ना इंडिया में, इक्तादारी वाला, कि पूरे एम्पायर को कई सारे इक्ताज में बांट दिया, उन्हें कुछ कुछ गवर्नर्स को दे दिया। तो इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट किया। और ही ऑर्गेनाइजेस ट्रस्टेड नॉबल्स, जो उसके ट्रस्टेड नॉबल्स थे उसने उन्हें ऑर्गेनाइज करके एक वो बना दी, जिसे तुर्कन ई चहलगनी कहते हैं, काउंसिल ऑफ 40 तुर्क्स नॉन तुर्क स्लेव्स। तुर्कनी चहलगनी इक्तदारी सिस्टम स्टार्ट किया, और तुर्कनी चहलगनी 40 तुर्क नॉन तुर्क स्लेव्स का, वो एडमिनिस्टर दिल्ली सल्तनत अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द इल्तुतमिश। उसने कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट किया दिल्ली में, सिल्वर टंका, ब्रॉन्ज के जो उसने ब्रॉन्ज के बिरन्स, और कॉपर जिट्टल कॉइन्स, सिल्वर टंका,
सिल्वर टंका, ब्रॉन्ज बिरांस और कॉपर जिट्टल, ये अपना। तो इल्तुतमिश ने अपना क्या किया, इल्तुतमिश ने एक तो सुल्तान गियासुद्दीन से और कुबच्चा से और एक्सपेडिशन ईस्ट राजस्थान वगैरह में भेज के ग्वालियर, बयाना, रणथंभौर इधर एक्सपेडिशन भेज के इन्हें कंट्रोल में लाया। लाहौर कैपिटल शिफ्ट करी, कुतुब मीनार कंप्लीट करी, ये सब। उसने क्या किया, सुल्तान रजिया को ना इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को नेक्स्ट राजा घोषित कर दिया। ठीक है, उसने एक्सपेडिशंस भेजे। अब सुल्तान, ये जो रजिया सुल्तानत है, इसने रणथंभौर में एक्सपेडिशन भेजे ताकि राजस्थान राजपूत को ना कंट्रोल में कर सके और एक लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया अक्रॉस द कंट्री। उसके रूल का अंदर मार्क्ड बिगनिंग ऑफ द डिफरेंसेस विद द चहलगनी, क्योंकि चहलगनी सोच रहे थे कि ये मोमी की गोड़ियाँ निकलेगी, बट वो निकली नहीं अपनी रजिया सुल्ताना। तो चहलगनी ने फिर एक कूप अरेंज करके ना अपना रजिया सुल्ताना को मरवा दिया। अब आता है एरा ऑफ गियासुद्दीन बलबन। वैसे तो ये 1236 से 39 तक चली, ये 46 से 86 तक चला, बट ये असेंड करा इसने थ्रोन 1265 में। हो क्या रहा था कि जब रजिया सुल्ताना मरी ना, तो बहुत सारी एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई, बहुत सारे कंटेंडर्स टू द थ्रोन थे। ठीक है, तो अर्लियर ना अपना गियासुद्दीन बलबन भी नाइब मान लो, प्राइम मिनिस्टर टाइप मान लो, नाइब था अपना नसीरुद्दीन महमूद का। तो उसने पर कुछ हुआ और बलबन को हटाने की कोशिश करी गई, तो उसने असर कर लिया थ्रोन 1265 में। तो ही स्टूड एज चैंपियन ऑफ तुर्किश नोबिलिटी बट एबॉलिश चहलगनी एज वॉजंट रेडी टू शेयर द पावर। तुर्किश नोबिलिटी को फुल सपोर्ट है, ठीक है, बट चहलगनी की चलने नहीं दे, तो इसीलिए उसे एबॉलिश कर दिया। एक्सक्लूड करे इसने, क्योंकि तुर्किश नोबिलिटी को प्रमोट कर रहा था, तो एक्सक्लूड इंडियन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करा पोजीशन ऑफ पावर से। मतलब हिस्टोरियन बरानी तो बलबन के मामले में बलबन के लिए ये भी कहता है कि बलबन का कहना था अकॉर्डिंग टू बरानी कि वेन एवर आई सी द बेस बॉर्न इग्नोएबल मैन माई आईज बर्न एंड आई रीच इन एंगर फॉर माई स्वॉर्ड। इतनी नफरत थी उसे अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, द सुल्तान वॉज, गियासुद्दीन बलबन के अकॉर्डिंग क्या, सुल्तान जो है गॉड की शेडो है अर्थ पे। ठीक है, द रेसिपिएंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस, गॉड की शेडो है अर्थ पे, द रेसिपिएंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस, टू एम्फेसाइज नोबल्स नॉट हिज इक्वल्स, टू इंसराइज, ये बताने के लिए ना नॉबल्स को कि ही इज़ नॉट इक्वल टू देम। उसने कुछ पर्शियन सेरेमनीज ना इम्पोज करनी शुरू करी, जैसे सजदा करना है, जमनीबाज करना है, जैसे किसिंग हैंड्स ऑफ द सुल्तान। ठीक है, पाइबॉस करना है कि किसिंग फीट्स ऑफ द सुल्तान, सजदा जमनीबाज, सजदा जमनीबाज पाइबॉस, सजदा जमनीबाज पाइबॉस, सजदा जमनीबाज पाइबॉस। और इस्टेब्लिश करा उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज स्टेब्लिश करा और रिटायर कर दिए वो सोल्जर जो फिट नहीं थे सर्विस के लिए। दीवानी अर्ज, तुर्किश नोबिलिटी, दीवानी अर्ज, सजदा जमनीसम पाइबॉस। उसकी जो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी ना, राजपूत जमींदार से डील करने के लिए, मेवाती से डील करने के लिए, जो पीपल को प्लंडर कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे थे, रॉबर्स एंड डायकॉट्स जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे नियर दिल्ली एंड गंगा जमुना के इलाके में, अवध के इलाके में, उसके लिए ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी, वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। हिज पॉलिसी ऑफ फोर्स एंड डिप्लोमेसी अगेंस्ट मंगोल्स। ठीक है, अब मंगोल्स तो एक कांस्टेंट थ्रेट थे ही नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे, तो उसने पॉलिसी ऑफ फोर्स एंड डिप्लोमेसी यूज़ करी। एक तो उसने जो तबरहिंद भटिंडा वाला जो फोर्ट था, तबरहिंद सुमन्ना, तबरहिंद सुमन्ना, वो तबरहिंद सुमन्ना, ये जो फोर्ट्स थे इनको रिपेयर करवाया ताकि मंगोल जो है ब्यास क्रॉस ना कर सके। उसने डिप्लोमेटिक फीलर्स भेजे हलाकू को,
द मंगोल टू खान ऑफ द ईरान एंड नेबरिंग एरियाज, एंड हलाकू ने इन्वॉय भेजा जो दिल्ली में, उसको ग्रेट ऑनर से रिसीव किया। उसने टैक्टिकली क्या किया कि पंजाब के कुछ मेजर पोर्शन ना छोड़ने के लिए मंगोल्स के लिए तैयार हो गया ताकि वो गुड बुक्स में बना रहे। जो अब मंगोल के थ्रेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इल्तुतमिश था 2021 में, उसने मंगोल्स को अपीस करने के लिए ना असाइलम रिफ्यूज़ कर दिया। एक खवारिज्मी क्राउन का जो प्रिंस था ना जलालुद्दीन, उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई हम असाइलम नहीं देंगे। चंगेज़ खान की जब डेथ हुई 1227 में, तो माइटी एम्पायर जो था ना मंगोल्स का, वो डिवाइड हो गया सन्स के बीच में। ऑल्दो जो बलबन था उसने मंगोल से बहुत स्टाउटली फाइट किया। फ्रंटियर्स ऑफ द दिल्ली थे ना, वो झेलम से ब्यास पे आ गए। तो बलबन ने फिर वही फोर्स और डिप्लोमेसी की पॉलिसी यूज़ करी और ब्यास से क्रॉस ना करे इसका लिए फोर्ट्स रिपेयर कराए और डिप्लोमेटिक फीलर्स भेजे हालाकू को, और एग्री कर दिए कि पंजाब का इलाका छोड़ देंगे मंगोल्स के लिए। फिर 1292 में अब्दुल्ला जो हलाकू का ग्रैंडसन था, हलाकू के बाद जो अब्दुल्ला आया, उसने दिल्ली की तरफ एडवांस फिर भी कर दिया 1292 में। उस केस में अब जलालुद्दीन खलजी आ चुके थे थ्रोन पे। उन्होंने डिफीट किया अब्दुल्ला को, और एंड 4000 मंगोल सोल्जर्स जो थे वो दिल्ली सल्तनत के साइड पे आ गए थे। अब 1299 और 1303 में मंगोल्स ने 2 अटैक किए जो सीरियस अटैक्स थे ना दिल्ली पे, बट अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सक्सेसफुल हुए उनको रिट्रीट करने वाले में। 1306 में अगेन 3 साल बाद दवा खान ने मंगोल पे अटैक किया। ठीक है, मंगोल रूलर दवा खान जो मंगोल रूलर था ऑफ ट्रायोक्सिनिया डाइड, मतलब नहीं अटैक नहीं किया, दवा खान की डेथ हुई जिसके कारण सिविल वॉर हुई। तो अब मंगोल्स जो थे वो बहुत वीक हो चुके थे। अब ईस्टर्न इंडिया के बारे में देखते हैं क्या पॉलिसी थी। इल्तुतमिश तो 1226 और 27 में जो सुल्तान गियासुद्दीन था इवाज को, उसको हरा के बंगाल बिहार को अपनी सुजरानिटी के अंदर ले आया था। अल बलबन जो है उसने ईगर था कि दोबारा से ना, मतलब बीच में जब रजिया सुल्ताना का वो हुआ, ठीक है, एक चहलगनी और रजिया सुल्ताना के बीच में डिफरेंसेस आए, तो उस पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई तो बंगाल बिहार फिर से इंडिपेंडेंट हो गया। तो बलबन ने ईगर टू रीअसर्ट कंट्रोल ओवर बंगाल और बिहार, उसने हंट डाउन किया तुगरील को इन 1280। ओनली डिस्टेंट कैंपेन जो बंगाल बलबन का रहा ना, बंगाल में ही रहा। आफ्टर हिज डेथ, बलबन की डेथ के बाद जो बुगरा खान था बंगाल का गवर्नर, आफ्टर हिज डेथ जो बलबन का सन था बुगरा खान, वो प्रेफर करा उसने जो बंगाल का गवर्नर था उसने प्रेफर करा कि वो बंगाल में इंडिपेंडेंट रूल करेगा, और उसकी डायनेस्टी 40 ईयर्स तक चली गई। राजस्थान में भी इल्तुतमिश ने स्टेप लिए ग्वालियर बयाना को अपने कब्जे में लेने की। अजमेर नागौर रिमेन्ड अंडर हिज कंट्रोल ऑलरेडी, और उसने एक्सपेडिशन भेजे अगेंस्ट रणथंबोर जालोर टू एसर्ट सुजरानिटी, और कुछ रिवर्सेस भी मिले, जैसे मेवाड़ा और गुजरात में रिवर्सेस मिले। अब बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो हमने राजपूत जमींदार जो प्लंडर करते थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते थे, डिक्रीज नहीं मानते थे, सुल्तान डिक्रीज नहीं मानते थे, उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो खलजीज एंड द तुगलक्स, इस पे आ जाते हैं। बलबन की डेथ हुई 1286 में, जिसके बाद दिल्ली में कन्फ्यूजन है। अब जो बलबन था उसका जो चूजन सक्सेसर था वो प्रिंस महमूद था, बट उसकी अर्ली डेथ हो गई जब वो मंगोल्स के साथ बैटल लड़ रहा था। अब जो बुगरा खान था वो सेकंड सन था बलबन का, बट उसने कहा कि मैं गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसने कहा आई विल रूल इंडिपेंडेंटली इन बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो अब जो एक ग्रैंडसन था बलबन का वो इंस्टॉल कर दिया गया दिल्ली के थ्रोन पे, बट वो बहुत ही यंग और इनएक्सपीरियंस था। तुर्किश नोबल ने ट्राई किया मोनोपलाइज करने की हाई ऑफिसेस। ठीक है, मैनी नॉन तुर्क सच एज खलजी रिजेंटेड, जो नॉन तुर्किश नॉबल्स थे ना, जो नॉन तुर्किश पीपल थे, उनको कभी भी ना ड्यू रिकॉग्निशन में मिला दिल्ली में, और उनको
दूर दराज जैसे बंगाल बिहार के इलाके में जाना था अगर उनको अपने करियर में ग्रो करना है। दे वर एम्प्लॉयड एज सोल्जर, ठीक है, जो नॉन तुर्किश थे सोल्जर की तो एम्प्लॉय हो रहे हैं, पोस्ट करे जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे मंगोल चैलेंज है। और इंडियन मुस्लिम भी डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि उन्हें भी हाई ऑफिस नहीं दिए जाते थे। जैसे हमने देखा था बलबन वॉज द चैंपियन ऑफ तुर्किश नोबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं द खलजीज को। 1290 से 1320 द खलजी नोबल्स लेड बाय जलालुद्दीन खलजी इन नॉर्थ वेस्ट फॉट मंगोल्स सक्सेसफुली। जलालुद्दीन ने नॉर्थ वेस्ट में ना मंगोल से सक्सेसफुल लड़ाई करी थी और ओवरथ्रू कर दिया फिर इनकम्पिटेंट रूलर 1290 में बलबन का, ठीक है। रेबिलियन जो थी वो वेलकम करी गई नॉन तुर्क सेक्शन से ऑफकोर्स, और जो खलजीज थे ना वो मिक्स तुर्किश थे, तुर्किश अफगान, मिक्स तुर्किश अफगान ओरिजिन थी उनकी। तो उन्होंने तुर्क्स को भी ऐसा नहीं करा हाई ऑफिस से एक्सक्लूड करा, बट जो मोनोपोली थी तुर्क की वो उन्होंने ऑफकोर्स एंड कर दी। अब जलालुद्दीन खलजी जो 1290 से 1296 तक रहे, he tried mitigate some harsh aspects of the Balban rule. He tried कि बलबन को रूल का क्या पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन काफ़ी हार्श हो गई थी, तो जलालुद्दीन खलजी ने उसके कुछ वो एस्पेक्ट्स ना मिटिगेट करने की कोशिश करी। ये पहला दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है, जिसने ये आइडिया दिया कि जो गवर्नड है ना, मतलब जो पीपल है उनका विलिंग सपोर्ट भी ज़रूरी है। सिंस लार्ज मेजॉरिटी हिंदू है ना, तो इंडिया में जो स्टेट स्टेब्लिश होगी वो ट्रूली इस्लामिक नहीं हो सकती। और उन्होंने नोबिलिटी की गुडविल अटेन करने की कोशिश करी, एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट लेते हुए इन्होंने रूल करने की कोशिश किया। बहुत लोगों को ये एक वीक पॉलिसी लगती थी बिकॉज उस टाइम में जो थे दिल्ली सुल्तान के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारे थे। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1360। उसने अपने अंकल जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनका मर्डर किया और बहुत सारे नॉबल्स को वन ओवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो अवध के गवर्नर थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी पहले अवध का गवर्नर था। तो बहुत सारा उन्होंने वो अपना क्या कहते हैं गोल्ड इकट्ठा कर लिया था, तो गोल्ड की पावर से बहुत सारे नॉबल्स को उन्होंने खरीद लिया। ड्रास्टिक पनिशमेंट दी गई, अटमोस्ट सीवियरिटी और रूथलेसनेस के साथ जो उनको अपोज कर रहे थे। नॉबल्स जो डिफेक्ट कर रहे थे ना, मतलब पहले पैसा रख लिया अलाउद्दीन की साइड आए फिर डिफेक्ट कर गए, ठीक है, उनको या तो मार दिया गया या उनको डिसमिस कर दिया गया। सीवियर पनिशमेंट दी गई जो रिबेलियस मेंबर अपनी फैमिली के भी थे। होलसेल मासेकर किया गया मंगोल्स का, जब दिल्ली वापस लौट रहे थे ना मंगोल्स, तो उन्होंने गुजरात लूट में अपना हिस्सा मांगा, ठीक है। इसके बाद उनका मासेकर करा गया, उनकी वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस को भी हार्श पनिशमेंट दी गई। अब जो थे रेगुलेशन टू प्रिवेंट नॉबल्स कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है, ताकि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ नॉबल्स रेजिस्ट ना कर सके, इसलिए नॉबल्स को मना ही कर दी गई थी। कोई आप बैंक्वेट नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है, कोई आप फेस्टिविटीज़ नहीं थ्रो कर सकते, मैरिज अलाइंसेस करने हैं तो सुल्तान की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। फेस्टिव पार्टीज़ को डिस्करेज करा गया, वाइन को बैन कर दिया गया, स्पाई सर्विस सुल्तान ने एक अपने लिए रखी जो नॉबल्स पे नज़र रखती थी। अलाउद्दीन काउट डाउन द नॉबल्स, ठीक है, कंप्लीट सबसर्वेंट बना दिया नॉबल्स को। ओल्ड जो नोबिलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और जो नई नोबिलिटी थी ना वो दिल्ली थ्रोन पर कोई भी बैठा है उसे स्वीकार कर लेगी। अलाउद्दीन के डेथ के बाद भी मलिक कफूर रेज्ड अलाउद्दीन माइनर सन टू throne and imprisoned other sons without nobles opposition। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के एक माइनर सन को रेज करा और सन्स के खिलाफ मतलब इम्प्रिजन कर दिया गया या मार दिया, ठीक है, बट नॉबल्स ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। खुसरो जो कि एक हिंदू कन्वर्ट ही था, उसने असेंड द थ्रोन, कैसे, मलिक कफूर को मार के। खुसरो ने खुद इस्लाम को वायलेट किया और कमिट हर तरीके के क्राइम्स, बट कोई ओपन रिजेंटमेंट मुस्लिम नॉबल्स की या दिल्लीइट्स की
दिखी नहीं दिल्ली के लोगों की या मुस्लिम नोबल्स की। इवन निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, जो सूफी सेंट थे बड़े फेमस, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया खुसरो को और उनके गिफ्ट एक्सेप्ट करे। मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली जो थे, अब वो रेसिज्म से स्वे नहीं होते थे, ठीक है। तो नोबिलिटी का जो सोशल बेस था ना, अब वो फर्दर एक्सपेंड हो रहा था। अब तुगलक्स के अंदर देखते हैं 1320 से 412, ठीक है। अपना अलाउद्दीन 316 तक रहा, अब 320 से आ गए तुगलक्स। 1320 में क्या हुआ, कुछ ऑफिसर्स जो जिन्हें गियासुद्दीन तुगलक लीड कर रहा था, उन्होंने रिवोल्ट किया और फॉट बैटल आउटसाइड कैपिटल, दिल्ली के बाहर उन्होंने कुछ बैटल लड़ी और खुसरो को मार दिया गया, ठीक है। जो गियासुद्दीन थे 1320 से 24, एमबीटी 1324 से 51, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी लिखा है हर जगह। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। जो गियासुद्दीन थे ना, वो फर्स्ट टू रूलर, जो गियासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जो तुगलक एम्पायर था, मतलब दिल्ली सल्तनत, लगभग पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैला दी। फिरोज का एम्पायर स्मॉलर था काफ़ी, बट वो भी अलाउद्दीन का जो इनिशियल ईयर्स थे ना, उतना तो था ही। फिरोज शाह की रेन के बाद दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती चली गई और 1398 में तैमूर का इन्वेजन हुआ। उसके बाद तो तुगलक एम्पायर लगभग एंड हो गया था, बस वो 412 तक वो ऐसे खींचा, ठीक है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ कैसे। अब जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका था ना, ईस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग उसमें अजमेर आ जाता है एंड सम ऑफ इट्स नेबरिंग टेरिटरीज, वो दिल्ली के कंट्रोल के अंदर आ गई थी, ठीक है। दो फ्रॉम बलबन टाइम जो रणथंबोर था, जो मोस्ट पावरफुल राजपूत स्टेट है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। जलालुद्दीन ने उसे इन्वेड तो किया बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो जो सदर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान था, वो सल्तनत के हाथ से बाहर ही रहा, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान पे कब्जा फिर भी था, बट सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान तो बाहर रहा। जब अपना अलाउद्दीन का राइज हुआ ना, तो एक नई सिचुएशन डेवलप हुई। विद इन 25 ईयर्स दिल्ली सल्तनत आर्मीज ब्रिंग गुजरात एंड मालवा under the control and subdued most of the princes in the Rajasthan and also overran Deccan and South India up to Madurai. तो जब अलाउद्दीन का राइज हुआ तो उसके अंदर 25 साल के अंदर दिल्ली सुल्तान जो थे, उनकी आर्मी गुजरात मालवा पे कंट्रोल जमा लिया, सबड्यू कर दिया मोस्ट ऑफ द राजस्थान। अलाउद्दीन की तुम वो देख रहे हो अपना अलाउद्दीन का जलवा, कि उन्होंने गुजरात मालवा पे कब्जा कर लिया, सबड्यू कर लिया मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस इन राजस्थान को। उन्होंने ओवररन करा डेक्कन और साउथ इंडिया तक भी, मदुरई तक उन्होंने ओवररन किया, ठीक है। इन ड्यू कोर्स एन अटेम्प्ट वाज बीइंग मेड टू ब्रिंग दिस वास्ट एम्पायर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कुछ ही टाइम के बाद उसके एक्सपेंशन इनिशिएटेड बाय द अलाउद्दीन, वो एक क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अब डिस्पाइट मामलुक डायनेस्टी स्टैब्लिश, जो राजपूत रूलर्स थे ना, जैसे मालवार, गुजरात, दियोगीर एक्सेट्रा, वो अपने तौर तरीके नहीं बदले। उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट पुट करने की बजाय आपस में लड़ते रहे। व्हेन इल्तुतमिश ने अटैक किया ना गुजरात को, तो मालवा और दियोगीर ने, ठीक है, उन पे अटैक कर दिया साउथ से, उनका फ़ायदा उठाने के लिए। जो रूलर्स ऑफ द दियोगीर थे, वो कॉन्स्टेंटली एट वॉर थे, किसके साथ? वरंगल के साथ तेलंगाना रीजन में, होयसला के साथ कर्नाटका रीजन में, होयसला वॉर पे थे पांड्यास के साथ माबार रीजन में। तो उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले। जो राइवलरीज थी, राइवलरीज मेड मालवा एंड गुजरात कंकेस्ट ईजियर, मतलब मालवा गुजरात पर कब्जा इतना ईजी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल राइवलरी वो ईजी हो गया। और इसी कारण इन्वेडर्स जो थे फर्दर साउथ में अपना एक्सपेडिशंस कर पाए। रूल ओवर गुजरात,
बेटर कंट्रोल, रूल ओवर गुजरात का क्या मतलब था? जो अरबी, इराकी और तुर्की घोड़े आ रहे हैं उनकी सप्लाईज के ऊपर बेटर कंट्रोल, ठीक है। विद राइज ऑफ द मंगोल्स, जो सप्लाई चेन ना डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए गुजरात पे कब्जा ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मालवा एंड गुजरात नॉट ओनली फर्टाइल, फर्टाइल तो थे ही और पॉपुलर भी थे, बट उनके पास सी पोर्ट्स भी थे, ट्रेड रूट्स भी थे। तो ओवरसीज ट्रेड पे कब्जा मतलब सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखते हैं जैसलमेर और गुजरात पे कब्जा कैसे हुआ। जब 1299 अलाउद्दीन आया, कब? अपना अलाउद्दीन खलजी 1296 में आया ना, 1296 से 1316। तो 1299 में जब अलाउद्दीन ने मार्च किया गुजरात के अगेंस्ट राजस्थान के थ्रू, ऑन वे उन्होंने जो जैसलमेर था उसको भी कैप्चर कर लिया। गुजरात का जो राजा था राय किरण, वो एकदम कोल्ड फीट में छोड़ के भाग गया विदाउट फाइट, ठीक है। गुजरात की जो चीफ सिटीज़ थी जैसे अनहिलवाड़ा और सोमनाथ, जो गुजरात की चीफ सिटीज़ और सोमनाथ टेम्पल जो कि 12th सेंचुरीज में रीबिल्ड हुआ था, मोहम्मद गौरी ने उसमें इन्वेजन करी थी ना, उसके बाद रीबिल्ड हुआ था। तो इन्हें प्लंडर करा गया, सैक करा गया। मतलब वेल्दी मुस्लिम मर्चेंट भी जो थे ना कैम्बे में, उनको भी नहीं छोड़ा गया। मलिक कफूर जो लेटर बड़ा वो होता है ना अपना खलजी डायनेस्टी में रूल भी करता है वो कुछ टाइम, तो मलिक कफूर भी इस इन्वेजन में ही कैप्चर हुआ था। वो मलिक कफूर ही साउथ इंडिया में जो इन्वेजन्स होते हैं उनको लीड करता है। तो गुजरात दिल्ली के कंट्रोल में आ गया था। जो दियोगीर का राजा था ना रामचंद्र, उसने राय किरण की हेल्प करी और राय किरण कुछ साउथ गुजरात के कुछ पोर्शंस को होल्ड ऑन कर पाया दियोगीर की मदद से। और यही एक कारण बना जो बाद में दियोगीर पे, यादवाज ऑफ दियोगीर और दिल्ली के बीच में लड़ाई हुई। तो गुजरात वैसे रैपिडली और इजीली कैप्चर इतना कैसे हो गया? तो जो गुजरात के रूलर्स थे वो पॉपुलर ज़्यादा थे नहीं अपने सब्जेक्ट्स के बीच में। उसका अपना ही एक मिनिस्टर ने अलाउद्दीन को बोला था कि आप गुजरात में आओ और इन्वेड करो, और उसने मदद भी की थी अलाउद्दीन को। जो गुजरात आर्मी भी थी वो भी वेल ट्रेंड नहीं थी, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर क्या था, लैक्स था। अब राजस्थान देखते हैं। गुजरात के नंबर के बाद जो फर्स्ट टू इनवाइट अलाउद्दीन अटेंशन ना, वो रणथंभौर था। हमने देखा बलबन के टाइम से कैसे रणथंभौर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। ऐसे रणथंभौर ना जो पृथ्वीराज था, मतलब उसके जो चौहान थे उनके सक्सेसर्स रूल कर रहे थे रणथंभौर पर। तो अभी कौन था? हामिर देव उसका राजा था। ही हैड वॉन विक्ट्रीज अगेंस्ट राजा भोज ऑफ धार, ठीक है, राणा और भी राणा वगैरह के खिलाफ उसने। तो आपका गुजरात कैंपेन क्या होता है? जो मंगोल सोल्जर्स हैं अलाउद्दीन की आर्मी में, वो अपना शेयर मांगते हैं, बूटी। तो इसके कारण मासेकर करा जाता है अलाउद्दीन के द्वारा मंगोल्स का। तो जो दो मंगोल के नोबल थे ना वो रेफ्यूज ले लेते हैं रणथंभौर के अंदर। तो अलाउद्दीन बोलता है कि उसको, बट अलाउद्दीन कहता है कि इन्हें रेफ्यूज मत दो, बट हमीर देव नहीं मानता। अलाउद्दीन एक आर्मी भेजता है, बट हमीर देव उसे रिपल्स कर देता है। फाइनली अलाउद्दीन खुद मार्च करता है रणथंभौर के अगेंस्ट 1301 में। जो अमीर खुसरो है ना फेमस पॉइंट, वो ग्रेट डिस्क्रिप्शन देता है रणथंभौर के फोर्ट का, वो भी जाता है अलाउद्दीन के साथ ना। तो फियरफुल जौहर सेरेमनी होती है, पहली बार जौहर का जिक्र हो रहा है मेडिवल इंडिया में। सारे मैन लड़ते लड़ते मर जाते हैं, जो मंगोल्स हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। तो ऐसे करके रणथंभौर कब्जे में आ जाता है। अलाउद्दीन का जो नेक्स्ट थी ना जिस पे उसे हमला करना था वो चित्तौड़ था, क्योंकि रणथंभौर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टेट मेवाड़ी थी। तो वो और चित्तौड़ का इलाका ये ना रूल डोमिनेट कर रहा था। अजमेर से अगर तुम्हें मालवा जाना है ना
तो चित्तौड़ बीच में आएगा, तो इस पे कब्जा ज़रूरी था। जो रतन सिंह था उसने रिफ्यूज कर रहा था अलाउद्दीन को गुजरात के लिए रास्ता देने के लिए वाया मेवाड़। रतन सिंह ने मना भी किया था। रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी, उस पर भी अलाउद्दीन का दिल आ गया था, ऐसी हिंदी पोइट मलिक मोहम्मद जैसी ने बोला। तो अलाउद्दीन स्टॉर्म करता है फोर्ट को, चित्तौड़ का किला भेजता है 1303 में। जौहर होता है, वॉरियर्स लड़ते लड़ते मर जाते हैं, मुस्लिम गैरिसन फोर्ट में पोस्ट करा जाता है। आफ्टर सम टाइम चार्ज हैंडेड ओवर टू कजन रतन सिंह, बट कुछ टाइम के बाद रतन सिंह के जो भाई बंधु है ना, उनको चार्ज दे दिया जाता है चित्तौड़ का। अलाउद्दीन ऑल्सो ओवरन जौलौर, ठीक है, दैट इज ऑन रूट टू गुजरात। और बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टेट ना अलाउद्दीन को सबमिट कर देती हैं। अलाउद्दीन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्टेब्लिश करना चाहता राजपूत स्टेट से, ठीक है। राजपूत रूलर्स जो थे वो अलाउड टू रूल, बट सुल्तान के ऑर्डर्स के अंदर। मुस्लिम गैरिसन पोस्ट कर दिया गया इंपॉर्टेंट टाउन्स में, जैसे अजमेर, नगौर, जालौर एक्सेट्रा, ठीक है। 10 जो राजस्थान था वॉज थॉरोली सबड्यूड। किसने? अलाउद्दीन खलजी ने ही राजस्थान को अच्छे से सबड्यू कर लिया था। अब आते हैं डेक्कन और साउथ इंडिया के कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। इवन बिफोर कंप्लीटिंग राजस्थान का सब्जुगेशन ना,